नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। साथियों, पैसा सबको अच्छा लगता है, मगर पैसा कमाने का तरीका सही होना चाहिए। गलत तरीके से पैसा कमाना हमेशा के लिए सुख नहीं दे सकता। यही आज की हमारी कहानी के किरदार के साथ हुआ, जब अपनी ही पत्नी की दलाली करने लग गया। महत्वाकांक्षी अनीता शुक्ला पैसों की इतनी भूखी थी कि वह जिस्मफरोशी के धंधे में उतर गई। बाद में उसका पति राघवेंद्र शुक्ला भी उसके लिए ग्राहक लाने लगा। इतना ही नहीं, अनीता ने अपनी सगी छोटी बहनों अंकिता और सरिता को भी इस धंधे में उतार दिया। फिर एक दिन, उस दिन जनवरी 2020 की 5 तारीख थी। आईजी मोहित अग्रवाल अपने कार्यालय में कानपुर शहर की कानून व्यवस्था पर पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। दरअसल नागरिकता कानून को लेकर शहर में धरना प्रदर्शन जारी थे, जिससे शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। इस बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बुलाया था, ताकि शहर में कोई हिंसक प्रदर्शन न हो और अमन चैन कायम रहे। दोपहर 12 बजे मीटिंग समाप्त होने के बाद आईजी मोहित अग्रवाल ने अपनी समस्या समाधान के लिए आए आगंतुकों से मिलना शुरू किया। इन्हीं आगंतुकों में अधेड़ उम्र के 2 व्यक्ति भी थे, जो आईजी साहब से मिलने आए थे। अपनी बारी आने पर वे दोनों आईजी साहब के कक्ष में पहुंचे और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। आईजी साहब ने उन पर एक नजर डाली, कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। इसके बाद उनसे पूछा, आप लोगों का कैसे आगमन हुआ? बताइए, क्या समस्या है? तभी उनमें से एक ने कहा, सर, हम चकेरी थाने के श्यामनगर मोहल्ले में रहते हैं। हमारे घर के पास अजय सिंह का आलीशान मकान है। उस मकान में वह खुद तो नहीं रहते, लेकिन उन्होंने मकान किराए पर दे रखा है। मकान की पहली मंजिल पर 2 अफसर रहते हैं, पर भूतल पर जो किराएदार है, उसकी गतिविधियां बेहद संदिग्ध हैं। उसके घर पर अपरिचित युवक युवतियों का आना जाना लगा रहता है। हम लोगों को शक है कि वह किराएदार अपनी पत्नी के सहयोग से सेक्स रैकेट चलाता है। सर, हम लोग इज्जतदार हैं। इन लोगों के आचार व्यवहार का असर हमारी बहू बेटियों पर पड़ सकता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करने का कष्ट करें। आईजी मोहित अग्रवाल ने आगंतुकों की बात गौर से सुनी और फिर उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस सूचना की जांच कराएंगे। अगर सूचना सही पाई गई तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, लेकिन सर, हमारा नाम गुप्त रहना चाहिए, वरना वे लोग हमारा जीना दूभर कर देंगे। जाते समय उनमें से एक बोला। आईजी मोहित अग्रवाल को आगंतुकों ने जो जानकारी दी थी, वह वाकई चौंकाने वाली थी। एक बारगी तो उन्हें उनकी खबर पर विश्वास नहीं हुआ, पर इसे अविश्वसनीय समझना भी उचित नहीं था। उन्होंने तत्काल एसपी क्राइम राजेश कुमार यादव को कार्यालय बुलवा लिया। एसपी क्राइम राजेश कुमार यादव आईजी कार्यालय पहुंचे तो मोहित अग्रवाल ने उन्हें आगंतुकों द्वारा दी गई सूचना के बारे में बताया और कहा कि अगर सूचना की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करें। एसपी क्राइम राजेश कुमार यादव ने चकेरी थाना प्रभारी रणजीत राय को इस गुप्त सूचना की सत्यता लगाने के निर्देश दिए, तो थाना प्रभारी ने मुखबिरों को लगा दिया। उसी दिन शाम 5 बजे मुखबिरों ने थाना प्रभारी रणजीत राय को इस बारे में जो जानकारी दी, उसने सूचना की पुष्टि कर दी। उन्होंने बताया कि श्यामनगर क्षेत्र के रामपुरम में एचएएल अफसर का एक मकान है, जिसकी देख-रेख उसका बेटा अजय सिंह करता है। इस मकान की पहली मंजिल पर पैरा मिलिट्री फोर्स के 2 अफसर रहते हैं।
भूतल पर राघवेंद्र शुक्ला अपनी पत्नी अनीता के साथ रहता है। अनीता ही अपने पति के साथ मिलकर वहां सेक्स रैकेट का चलाती है। इस मकान में वह पिछले 1 साल से रह रही है। मुखबिरों से पुख्ता जानकारी मिलने की सूचना थाना प्रभारी ने तत्काल एसपी क्राइम राजेश कुमार यादव को दे दी। इसके बाद राजेश यादव ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए एक पुलिस टीम गठित की। इस टीम में उन्होंने सीओ कलेक्टरगंज श्वेता सिंह, थाना प्रभारी रणजीत राय, एसआई क्राइम ब्रांच डीके सिंह, अर्चना, कांस्टेबल अनूप कुमार, अनुज, मनोज, कविता, रीता आदि को शामिल किया। 5 जनवरी 2020 को रात 8 बजे थाना प्रभारी रणजीत राय ने सीओ श्वेता सिंह के निर्देश पर अनीता शुक्ला के रामपुरम स्थित मकान पर छापा मारा। मकान के अंदर एक कमरे का दृश्य देखकर थाना प्रभारी वहीं ठिठक गए। कमरे में एक महिला अर्धनग्न अवस्था में बिस्तर पर चित पड़ी थी। उसके साथ एक युवक कामक्रीड़ा में लीन था। पुलिस पर निगाह पड़ते ही युवक युवती ने दरवाजे से भागने का प्रयास किया, पर दरवाजे पर खड़े पुलिसकर्मियों ने उन्हें दबोच लिया। दूसरे कमरे में 2 अन्य युवतियां सजी संवरी बैठी थीं। शायद वे ग्राहक के आने के इंतजार में थीं। महिला दरोगा अर्चना ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। इसी समय 3 युवतियों तथा 2 युवकों ने मुख्य दरवाजे की ओर भागने का प्रयास किया, किंतु सीओ श्वेता सिंह व अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें दबोच लिया। इस तरह पुलिस छापे में सरगना सहित 6 युवतियां, 2 दलाल तथा 1 ग्राहक पकड़ा गया। मकान की तलाशी ली गई तो वहां से कामवर्धक दवाएं, स्प्रे, कंडोम तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री के अलावा 4 मोबाइल फोन तथा कुछ नकदी भी बरामद हुई। पुलिस पकड़े गए युवक युवतियों को थाना चकेरी ले आई। जिस मकान में सेक्स रैकेट चलता था, उसका मालिक अजय सिंह था। संदेह के आधार पर पुलिस ने उसे भी थाने बुलवा लिया। अजय सिंह एक अफसर का बेटा था, अतः उसे छोड़ने के लिए थाना प्रभारी के पास रसूखदारों के फोन आने लगे। लेकिन इंस्पेक्टर रणजीत राय ने जांच पड़ताल के बाद ही रिहा करने की बात कही। अजय सिंह ने भी स्वयं को निर्दोष बताया और कहा कि उसने तो उन लोगों को मकान किराए पर दिया था। उसे सेक्स रैकेट की जानकारी नहीं थी। सीओ श्वेता सिंह ने जिस्मफरोशी के आरोप में पकड़े गए युवक युवतियों से पूछताछ की तो युवतियों ने अपना नाम अनीता शुक्ला, अंकिता झा, सरिता तिवारी, पूनम, नीलम तथा नेहा बताया। इनमें अनीता शुक्ला सेक्स रैकेट की संचालिका थी। अंकिता तथा सरिता अनीता की सगी छोटी बहनें थीं। तीनों बहनें जिस्मफरोशी के धंधे में लिप्त थीं। युवकों ने अपने नाम राघवेंद्र शुक्ला, आशुतोष झा तथा सत्यम द्विवेदी बताए। इनमें राघवेंद्र शुक्ला और आशुतोष झा सगे साढ़ू थे और अपनी अपनी पत्नियों के लिए दलाली करते थे, जबकि लालकुर्ती कैंट कानपुर का रहने वाला सत्यम द्विवेदी ग्राहक था। चूंकि सेक्स रैकेट के सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, अतः सीओ श्वेता सिंह ने स्वयं वादी बनकर अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 6, 7 के तहत अनीता शुक्ला, अंकिता झा, सरिता तिवारी, नीलम, पूनम, नेहा, राघवेंद्र शुक्ला, आशुतोष झा तथा सत्यम द्विवेदी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। इन सब से पुलिस ने जब पूछताछ की तो देह व्यापार में लिप्त युवतियों ने इस धंधे में आने की अपनी अलग अलग मजबूरी बताई। कालगर्ल्स सरगना अनीता उन्नाव जिले के बेहटा गांव की निवासी थी। उसकी 2 छोटी बहनें और थीं, जिनके नाम अंकिता तथा सरिता थे। इन 3 बहनों का एक इकलौता भाई भी था, जो बचपन में ही रूठकर घर से चला गया था। वह दिल्ली में रहता है और दाईवाड़ा स्थित एक किताब की दुकान में काम करता है। अनीता खूबसूरत थी। उसने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसके पैर डगमगा गए। उसका मन पढ़ाई में कम और प्यार मोहब्बत में ज्यादा रमने लगा। वह बीघापुर स्थित पार्वती इंटर कॉलेज में 10वीं में पढ़ती थी।
कॉलेज आते जाते ही उसकी मुलाकात उमेश से हुई। उमेश निराला कॉलेज में इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था। उमेश और अनीता की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ती गईं और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। प्यार परवान चढ़ा तो उनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो गईं। उमेश और अनीता का अवैध रिश्ता आम हुआ तो अनीता के पिता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बेटी को समझाया, घर परिवार की इज्जत का वास्ता दिया, लेकिन अनीता की समझ में नहीं आया। वह तो आसमान में उड़ने लगी थी। उसने उमेश के अलावा और भी कई बॉयफ्रेंड बना लिए थे, जिनके साथ वह घूमती फिरती और मौज मस्ती करती थी। अनीता की बदचलनी का असर उसकी दोनों छोटी बहनों पर भी पड़ने लगा। वे भी उसी की राह पर चल पड़ी थीं। अनीता के कदम बहके तो पिता को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। उन्होंने उसके हाथ पीले करने को स्वयं तो दौड़ धूप शुरू की ही, नाते रिश्तेदारों से भी कह दिया कि वह अनीता के लिए कोई लड़का बताएं। एक रिश्तेदार के माध्यम से उन्हें एक लड़का पसंद आ गया। लड़के का नाम था राघवेंद्र कुमार शुक्ला। राघवेंद्र के पिता अजय कुमार शुक्ला उन्नाव जिले के अचलगंज कस्बे के रहने वाले थे। उनके 3 बच्चों में राघवेंद्र सबसे बड़ा था। वह पढ़ा लिखा तो था किंतु बेरोजगार था। उसका मन खेती में नहीं लगता था और उसे नौकरी भी नहीं मिल रही थी, सो वह आवारा घूमता था। अनीता के पिता ने राघवेंद्र को देखा तो यह सोचकर उसे पसंद कर लिया कि पढ़ा लिखा है, शरीर से भी स्वस्थ है, नौकरी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। देवनारायण ने राघवेंद्र के पिता अजय कुमार शुक्ला से उसके ब्याह की बात चलाई तो वह राजी हो गए। इसके बाद सन 2010 में अनीता की शादी राघवेंद्र के साथ हो गई। शादी के बाद अनीता ससुराल आई तो सभी ने उसके रूप की तारीफ की। राघवेंद्र भी सुंदर पत्नी पाकर इतरा उठा। सब खुश थे पर अनीता खुश नहीं थी। उसे एक तो बेरोजगार पति मिला था, दूसरे उसकी स्वच्छंदता पर प्रतिबंध लग गया था, इसलिए वह परेशान रहती थी। घर से बाहर आने जाने को लेकर उसकी तू मैं पति से भी होती थी और सास ससुर से भी। अनीता ने जैसे तैसे 3 साल ससुराल में बिताए। इस बीच वह एक बेटे की मां भी बनी। उसके बाद अनीता को लेकर घर में कलह होने लगी। दरअसल अनीता ने शादी के पहले के अपने प्रेमियों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया था। उनके साथ वह बहाने से उन्नाव तो कभी बदरका घूमने निकल जाती थी। राघवेंद्र तथा उसके परिवार से यह बात अधिक दिनों तक छिपी नहीं रही। वह समझ गए कि अनीता बदचलन है। राघवेंद्र ने पत्नी पर अंकुश लगाना चाहा तो वह पति को ही आंखें दिखाने लगी। ज्यादा टोका टाकी की तो थाने जाकर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करा दूंगी। सभी जेल में दिखाई दोगे। इज्जत नीलाम होगी अलग से धमकी से डरकर राघवेंद्र ने अनीता को उसकी मर्जी और हाल पर छोड़ दिया। अनीता ने पति को तो दबाव में ले लिया पर ससुराल वालों को नहीं दबा सकी। वह घर में ऐसी औरत को भला कैसे बर्दाश्त करते जो बदचलन हो, लिहाजा सब मिलकर उसे घर से निकालने पर तुल गए। अनीता जानती थी कि अकेली औरत कटी पतंग की तरह होती है, नाम के लिए ही सही, लेकिन पुरुष साथ हो तो वह अनेक मुसीबतों से सुरक्षित रहती है। अपनी इसी सोच के तहत अनीता घर से तो निकली पर पति को भी साथ ले गई। अनीता पति के साथ कानपुर आ गई और किदवईनगर में किराए का कमरा लेकर रहने लगी। वहां राघवेंद्र दादानगर स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। अनीता ने भी नौकरी ढूंढ ली और काम पर जाने लगी। छोटी छोटी उन नौकरियों में वेतन भी मामूली था और मेहनत अधिक थी। आमदनी बढ़ाने के लिए अनीता ने किसी दूसरे काम की तलाश शुरू कर दी। इसी तलाश में अनीता एक कालगर्ल रैकेट की सरगना से जा टकराई। सरगना ने जॉब दिलाने का झांसा देकर अनीता को अपने जाल में फंसाया और फिर देह व्यापार के धंधे में उतार दिया। अनीता खूबसूरत और जवान थी।
उसकी डिमांड अधिक होती थी, अत वह खूब पैसे कमाने लगी। राघवेंद्र प्राइवेट नौकरी करता रहा और अनीता देह व्यापार के गंदे तालाब की मछली बनी रही। हालांकि राघवेंद्र को पत्नी का धंधा कतई पसंद नहीं था, मगर वह उसे रोक नहीं पाता था। जब भी अनीता से कुछ कहता तो वह उसे डरा धमका कर चुप रहने को विवश कर देती थी। तब राघवेंद्र खून का घूंट पी कर रह जाता। अनीता ने जब जिस्म फरोशी के धंधे के सभी गुर सीख लिए तो उसने अपना अलग रैकेट बना लिया। उसके रैकेट में पेशेवर कालगर्ल्स थीं। इसके अलावा वह अपने स्तर से नई कालगर्ल भी तैयार करती थी। इसके लिए अनीता गरीब, मजबूर व सुंदर लड़कियों को टारगेट करती। वह उन्हें रुपयों या फिर नौकरी दिलाने का लालच देकर अपने जाल में फंसाती, फिर देह व्यापार में उतार देती। शर्मनाक बात तो यह रही कि अनीता ने अपनी जवान व खूबसूरत सगी बहनों को भी देह के धंधे में उतार दिया। उनके पति ही उनकी दलाली करने लगे। अनीता घर में ही देह व्यापार करती थी। वह ग्राहक से फुल नाइट के 5 से 10,000 रुपए लेती थी। जो ग्राहक कालगर्ल को बाहर ले जाना चाहते थे, उन्हें अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता था। कालगर्ल का सारा खर्चा कस्टमर को ही देना पड़ता था। पुलिस के भय से अनीता किसी एक मकान में लंबे अरसे तक नहीं रहती थी। स्थानीय पुलिसकर्मियों से वह सांठगांठ बनाए रखती थी। 2019 के जनवरी महीने में अनीता ने चकेरी थाने के श्यामनगर क्षेत्र के रामपुरम में एक मकान 15,000 रुपये महीने के किराए पर लिया। यह मकान अजय सिंह का था। इसी किराए के मकान में अनीता अपना हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का संचालन करने लगी थी। उसने अपना दायरा भी बढ़ा लिया था। वह शहर के बाहर भी कालगर्ल्स भेजने लगी थी। अनीता ने शहर के बाहर कालगर्ल भेजने का 25,000 रुपया तय कर रखा था। वह व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए भी ग्राहकों को युवतियों की फोटो भेजकर सौदा तय करती थी और ग्राहकों की डिमांड पर दूसरे शहरों से भी कालगर्ल्स बुलाती थी। बड़े शहरों के जिस्मफरोशी के दलाल उसके संपर्क में थे। अनीता का पति राघवेंद्र भी अब पत्नी के अनैतिक धंधे में शामिल हो गया था। पैसों का लेन देन वही करने लगा था। रामपुरम में अनीता का धंधा खूब फल फूल रहा था कि पड़ोसियों की नज़र उसके धंधे पर पड़ गई। उन्होंने इसकी जानकारी आईजी मोहित अग्रवाल को दी और उसके सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस छापे में पकड़ी गई अंकिता अनीता की सगी बहन थी। वह अपने पति आशुतोष झा के साथ नौबस्ता थाना क्षेत्र के पशुपतिनगर में रहती थी। वहीं पर एक मंदिर में दोनों की मुलाकात हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई। तब अंकिता ने आशुतोष के साथ प्रेम विवाह किया था। आशुतोष मधुबनी, बिहार का रहने वाला था। आशुतोष से शादी करने के बाद अंकिता पशुपतिनगर में रहने लगी। आशुतोष प्राइवेट नौकरी करता था। इस नौकरी से वह न तो अपनी जरूरतें पूरी कर पाता था और न ही अंकिता की ख्वाहिशें। 2 से 3 सालों में ही प्यार का नशा उतर गया था और वे दोनों आर्थिक परेशानी से जूझने लगे थे। अंकिता सदैव चिंताग्रस्त रहने लगी थी। अंकिता का अपनी बहन अनीता के घर आना जाना लगा रहता था। बहन के ठाठ बाट से अंकिता प्रभावित थी। वह उसकी एहसानमंद भी थी, क्योंकि वह उसकी आर्थिक मदद कर देती थी। एक दिन अंकिता ने बातों बातों में उससे कहा, अनीता दीदी, मैं सदैव परेशानी में रहती हूँ। आशुतोष इतना नहीं कमा पाता कि हमारा गुजारा हो सके। दीदी, हमें भी कोई धंधा बताओ ताकि हमारा भी गुजारा हो सके। अनीता ने अंकिता के चेहरे पर नजरें गड़ा दीं। फिर कुछ क्षण बाद बोली, जो धंधा मैं करती हूँ तू भी शुरू कर दे, कुछ ही दिनों में तेरे दिन भी बहुर जाएंगे। कौन सा धंधा दीदी? अंकिता ने अचकचाकर पूछा। वही जिस्मफरोशी का, अनीता ने बताया। दीदी, यह आप क्या कह रही हैं? यह तो बहुत गंदा काम है। क्या आप यही करती हो? हाँ अंकिता, मैं यही धंधा करती हूँ।
बता इसमें गलत क्या है? देख ले, इसमें कमाई बहुत है। सोच ले, मन करे तो आ जाना। अंकिता 1 सप्ताह तक पसोपेश में पड़ी रही। उसके बाद वह राजी हो गई। फिर अनीता ने बहन को देह धंधे में उतार दिया। आशुतोष झा ने भी प्राइवेट नौकरी छोड़ दी और पत्नी की देह की दलाली करने लगा। अंकिता सज-धज कर बहन के अड्डे पर पहुंच जाती और जिस्म का धंधा करती। आशुतोष पत्नी के लिए ग्राहक तलाश कर लाता। छापे वाले दिन अंकिता पति आशुतोष झा के साथ बहन के घर पहुंची ही थी कि पुलिस का छापा पड़ गया और वह पति के साथ पकड़ी गई। जिस्मफरोशी के अड्डे से पकड़ी गई सरिता फतेहपुर जिले के असोम कस्बे की रहने वाली थी। सरिता अनीता की सबसे छोटी बहन थी। उसका विवाह असोम निवासी बलवीर के साथ हुआ था। बलवीर फेरी लगाकर कपड़े बेचता था। कपड़े के व्यवसाय में उसे कभी घाटा तो कभी मुनाफा होता था। उसी से वह जैसे तैसे अपनी गृहस्थी चलाता था। सरिता महत्वाकांक्षी थी। वह पति की कमाई से संतुष्ट नहीं थी। सरिता अपनी बहनों के घर आती जाती थी। वह उनके ठाट बाट देखकर मन ही मन कुढ़ती थी। उसने बहनों से कमाई और ठाट बाट का रहस्य जाना तो उसने भी बहनों का साथ पकड़ लिया और जिस्मफरोशी का धंधा करने लगी। उसने पति बलवीर को भी राजी कर लिया। बलवीर भी पत्नी की देह का दलाल बन गया। सरिता कुछ ही समय में इस धंधे की खिलाड़ी बन गई। वह असोम तथा फतेहपुर से ग्राहक तथा लड़कियां भी फंसा कर लाने लगी। इसके एवज में अनीता उसे कमीशन भी देती थी। छापे वाले दिन सरिता को ग्राहक के साथ उन्नाव जाना था, लेकिन ग्राहक आने से पहले ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गई। उस दिन उसका पति बलवीर उसके साथ अड्डे पर नहीं आया था, जिससे वह बच गया। पुलिस रेड में पकड़ी गई नेहा फतेहपुर की रहने वाली थी। 4 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। उसके पिता प्राइवेट नौकरी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। नेहा की शादी कल्याणपुर निवासी रमेश के साथ हुई थी। रमेश शराबी था। जो कमाता था वह सब शराब में ही उड़ा देता था। नेहा विरोध करती तो वह उसे मारता पीटता था। लगभग 3 साल उसने जैसे तैसे पति के साथ बिताए, फिर उसका साथ छोड़कर मायके आ गई। पिता उसकी दूसरी शादी रचाकर गृहस्थी बसाना चाहते थे, लेकिन नेहा राजी नहीं हुई। नेहा पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती, वह कानपुर आ गई और दादानगर स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगी। लेकिन यह नौकरी उसे ज्यादा समय तक रास नहीं आई। वह पढ़ी लिखी थी सो दूसरी नौकरी की तलाश में जुट गई। इसी तलाश में उसकी मुलाकात कालगर्ल सरगना अनीता शुक्ला से हुई। अनीता ने उसे अच्छी नौकरी लगवाने का झांसा दिया और उसकी आर्थिक मदद करने लगी। नेहा जवान और खूबसूरत थी। अनीता ने उसको देहसुख का चस्का भी लगा दिया। इसके बाद अनीता ने उसे देह व्यापार के धंधे में उतार दिया। नेहा फैशनेबल थी। वह जींस टॉप पहनती थी। ग्राहक उसे देखते ही पसंद कर लेता था। अनीता नेहा की बुकिंग दिल्ली, आगरा जैसे बड़े शहरों को करती थी और भारी भरकम रकम वसूलती थी। छापे वाले दिन नेहा का सौदा 10,000 रुपये में तय था। ग्राहक कार से उसे लेने आ रहा था। लेकिन इसी बीच पुलिस का छापा पड़ गया और वह पकड़ी गई। पुलिस छापे में पकड़ी गई पूनम असोम फतेहपुर की रहने वाली थी। उसका पति फतेहपुर खागा रोड पर टेम्पो चलाता था। वह इतना कमा लेता था कि अपनी पत्नी व 2 बच्चों का पालन पोषण हो जाता था। लेकिन एक दिन उसका टेम्पो ट्रक से भिड़ गया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। उसका साल भर इलाज चला पर वह चल न सका। उसका एक पैर खराब हो गया। फिर हमेशा के लिए बिस्तर ही उसका साथी बन गया था। पूनम के पास जो जमा पूंजी थी वह सब उसने पति के इलाज में लगा दी। वह कर्जदार भी हो गई।
बच्चों के भूखों मरने की नौबत जब आ गई तब उसे घर के बाहर कदम निकालना पड़ा। वह फतेहपुर में एक चूड़ी की दुकान पर काम करने लगी। इसी चूड़ी की दुकान पर पूनम की मुलाकात कालगर्ल सरिता से हुई। सरिता ने पूनम को अच्छी नौकरी दिलवाने का झांसा दिया और अपनी बहन अनीता से मिलवाया। अनीता ने पूनम की मजबूरी समझी और फिर प्रलोभन देकर सेक्स के धंधे में उतार दिया। पूनम को शुरू में तो धंधा करने में झिझक हुई, किंतु जब शरीर की भरपूर कीमत मिलने लगी तो वह इस धंधे में रम गई। छापे वाले दिन उसका रात भर का सौदा 5,000 रुपये में तय हुआ था। वह अपने ग्राहक के साथ कमरे में बिस्तर पर थी, तभी पुलिस का छापा पड़ा और वह पकड़ी गई। जिस्म का धंधा करते पकड़ी गई नीलम भी असोम, फतेहपुर की रहने वाली थी। उसका पति मानसिक रोगी था, घर में ही पड़ा रहता था। सास ससुर और 3 बच्चों का बोझ उसके कंधे पर था। उसकी मजबूरी का फायदा असोम की रहने वाली सरिता ने उठाया। सरिता ने उसे अपनी बड़ी बहन अनीता से मिलवाया। अनीता ने नीलम को समाज की कड़वी सच्चाई से अवगत कराया और फिर जिस्म बेचने को राजी कर लिया। मजबूरी में नीलम देह का सौदा करने लगी। हालांकि नीलम का पति और सास-ससुर यही समझते थे कि नीलम किसी कंपनी में नौकरी करती है और कंपनी के काम से उसे बाहर जाना पड़ता है। छापे वाली रात नीलम ग्राहक के इंतजार में थी, तभी पुलिस का छापा पड़ गया और वह पकड़ी गई। देह व्यापार के अड्डे पर अय्याशी करते रंगे हाथ पकड़ा गया। सत्यम द्विवेदी कानपुर नगर के छावनी थाने के लालकुर्ती मोहल्ले का रहने वाला था। वह कपड़े का व्यापार करता था और अय्याश प्रवृत्ति का था। एक रंगीन मिजाज दोस्त के माध्यम से वह श्यामनगर क्षेत्र में स्थित अनीता के अड्डे पर पहुंचा था। पूनम नाम की कालगर्ल को पसंद कर उसने पूरी रात का सौदा 5,000 रुपये में तय किया था। पूनम के साथ वह कमरे में हमबिस्तर था, तभी पुलिस का छापा पड़ा और वह पकड़ा गया। 6 जनवरी 2020 को थाना चकेरी पुलिस ने देह व्यापार के अड्डे से पकड़े गए सभी आरोपियों को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।